नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय सर एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। फिलहाल में हमने लास्ट क्लास में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के संगठन पे बात की थी। आज इस लेक्चर में मैं उस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसके कारण कांग्रेस अस्तित्व में आई, और अगले लेक्चर में हम फिर कांग्रेस पे भी बात करेंगे। मगर कांग्रेस की स्थापना के लिए एक यूरोपियन व्यक्ति जिम्मेदार था, जिस व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम। अक्सर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, प्रीलिम्स में या मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी A.O. ह्यूम पर प्रश्न पूछे गए हैं, और शायद एक सीरीज के अंतर्गत मैंने इसीलिए A.O. ह्यूम को भी रखा है कि हमें उनको पढ़ना चाहिए। और हमें पढ़ना इसलिए भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के दौरान पूरी दुनिया में भारत के, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के सभी दूतावासों में भी, भारत के जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम आज़ादी में जिन जिन नायकों ने भूमिका निभाई है उन नायकों पर हम सरकार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अभी शंकर शाह रघुनाथ शाह के प्रोग्राम हुआ, टंटिया भील के वहाँ उनकी जन्म शताब्दी पर कुछ वो बना प्रोग्राम्स हुआ, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स लगातार होते जा रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग उन नायकों को याद करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनकी भूमिका क्या रही है फ्रीडम मूवमेंट में, वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम आज बात करते हैं A.O. ह्यूम के बारे में। आप जानते हैं A.O. ह्यूम कांग्रेस के फाउंडर हैं। अब बात उठती है कि यार हम उस पर बात करेंगे कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, कैसे की, मगर पहले इस व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले A.O. ह्यूम की कहानी मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये A.O. ह्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है ना। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि A.O. ह्यूम को गांधी जी ने कांग्रेस के जनक की संज्ञा दी थी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि A.O. ह्यूम को गांधी जी ने, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, प्रीलिम्स में भी बनेगा और मेंस परीक्षा में भी बनेगा। अगली बात, A.O. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता है यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे, भारतीय लोक सेवा के मेंबर थे, यानी कि सरकारी ब्यूरोक्रेट थे। जिस तरह से आज हमारे IAS अधिकारी होते हैं, वैसे ही A.O. ह्यूम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक ICS ऑफिसर थे। ह्यूम ने एक पत्र, ये पत्र पर प्रश्न नहीं बनते हैं, मतलब बच्चों से कंसेप्ट नहीं बनते हैं, तो कुछ पत्रों की मैं बात करूंगा हर बार जो जिसने लिखा है। पीपल्स फ्रेंड, इस पत्र का नाम याद रखिएगा, पीपल्स फ्रेंड बच्चा लोग। और ये पीपल फ्रेंड जो समाचार पत्र है वो A.O. ह्यूम का है। उन्होंने प्रकाशन, इसका पब्लिशिंग प्रारंभ किया था। इस पर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब ह्यूम ने क्या किया कि जब वो सर्विस में थे, तो सर्विस के दौरान उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि भारतीयों को एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है जो संस्था भारतीयों की बातें सरकार तक पहुंचा सके। और इसी सिलसिले में जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने 1883 में एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में तय हुआ कि हमें कांग्रेस की स्थापना करनी चाहिए, और उसी का परिणाम रहा कि 1885 में कांग्रेस अस्तित्व में आई। 1884 में जब उन्होंने 83 में एक सम्मेलन बुलाया, उसमें कुछ लोगों से चर्चा की, चर्चा करने के बाद फिर कहा कि हम फिर से एक साल बाद मिलेंगे। तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन अस्तित्व में आया, और यही इंडियन नेशनल यूनियन संगठन बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाया, ठीक है। अब कुछ इनकी और महत्वपूर्ण बातें हैं। आप चीज़ों को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाइएगा, और हो सके तो आप इसको नोट भी करिएगा। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, मगर यही आपका बेस बनाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। गाइस, सबसे पहले A.O. ह्यूम को 1849 में
सिविल सर्विसेज के लिए चुना गया। और जब चुना गया तो उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पोस्टिंग मिली। आप जानते हैं कि इटावा बहुत चर्चा है, अभी यूपी का इलेक्शन चल रहा है और इटावा गढ़ है कुछ प्रमुख नेताओं का। इटावा में पोस्टिंग मिली। जब 1857 की गदर हुई, आपको पता है 1857 में देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान इन पर भी हमला हुआ। और जब इन पर हमला हुआ था तो ये व्यक्ति कई दिनों तक छुपे रहे। इवन महिला के भेष में, जब इन पर एक बार अचानक सैनिकों ने हमला किया था तो महिला का भेष बदलकर, कपड़े महिलाओं के पहनकर इनको छुपना पड़ा, भागना पड़ा। और 1857 की रिवॉल्यूशन को इन्होंने खुद देखा था और जब देखा था तो उसको समझे और इसीलिए वो चाहते थे कि भारत में फिर से ऐसी रिवॉल्यूशन या ऐसी रिवॉल्ट ना हो। शायद उसके लिए उन्होंने कांग्रेस बनाई थी, ऐसा लाला लाजपत राय का कहना है। हम अभी उस पर भी बात करेंगे। 1870 से लेकर के 1879 तक उन्होंने भारत सरकार के सचिव के पद पर भी काम किया, सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1880 में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो 1880 यानी कि 1849 से 1880 तक इस व्यक्ति ने सिविल सर्विसेज के लिए काम किया। इसका मतलब कि इसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, समाज का, सोसाइटी का, इंडियन कल्चर का और लोगों के बीच में इनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इस व्यक्ति को पब्लिक डोमेन में रहने का फायदा ये मिलता है दोस्तों कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो होती है, आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलती है, देश के समाज के नज़रिए से आप परिचित होते हैं। और यही कारण रहा कि इस व्यक्ति में खूबी थी कि भारतीयों के लिए कुछ करना चाहता था। जब ये सिविल सर्विसेज में थे, यानी जब ये नौकरी में थे, तो हमेशा जनता से सीधे संपर्क में रहते थे, पब्लिक से सीधे बात करते थे। और पब्लिक के लिए इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, दो चीज़ों के लिए बहुत काम किया। लोग जब कई दफ़ा इनकी जीवनी जिन्होंने लिखी है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ए ह्यूम की जब रिटायरमेंट के पहले जब अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी तो लोग इनको छोड़ने जाते थे, लोग रोते थे कि ये व्यक्ति अंग्रेजों में एक ऐसा अंग्रेज जो भारतीयों को मारता पीटता नहीं है, जो अत्याचार नहीं करता, जो भारतीयों के साथ में एक अच्छा व्यवहार रखता है। तो जनता खुश थी, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया, सरकार भी खुश थी और इनको प्रमोशन मिलते चले गए। देश की गरीबी के लिए इन्होंने सरकार की रेवेन्यू पॉलिसी की आलोचना भी की। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार आपको नौकरी दे रही तो आप सरकार का अच्छा करो। सरकार की रेवेन्यू के लिए पॉलिसी जो थी जिसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए, पैसा लूटा जाए, उसके खिलाफ इन्होंने सरकार की सिस्टम में रहते ही आलोचना भी की, क्रिटिसाइज भी किया। और 1879 में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया नाम का एक पैम्पलेट भी इन्होंने पब्लिश किया। ये भी याद रखना, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया नाम का एक पैम्पलेट ए.ओ. ह्यूम ने पब्लिश किया सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि आपको भारत में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करना चाहिए। 1880 में ए.ओ. ह्यूम ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभी जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, मगर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया 1880 में। और मैं आपको बताऊं 1880 वही वर्ष है जब भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली मतलब शुरुआत ही हुई थी। तो कुछ जो प्रबुद्ध जन लोग थे, जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनमें ये भी थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को एड ऑन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अब हुआ ये कि ए.ओ. ह्यूम को जब इन्होंने इतना एनालिसिस किया और जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक हुई थी ना, तो उसमें इन्होंने तय किया कि हमें भारतीयों को साथ मिलके के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। दरअसल उस समय जो लॉर्ड डफरिन थे, कहा यह जाता है कि ए.ओ. ह्यूम को जब वो सेक्रेटरी थे तो उनको कई सारे ऐसी इंटेलिजेंस खबरें मिली जिसके आधार पर उनको ये पता चला कि भारत में जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार से इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, इतने ज़्यादा असंतुष्ट हैं कि शायद 1857 जैसी रिवॉल्ट फिर से हो सकती है। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हर रिवॉल्ट में ना लीडिंग करता है कौन, वो है मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास। तो अगर हम भारत के इस इंटेलेक्चुअल क्लास को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में मिल करके ब्रिटिश सरकार अपने साथ में मिला ले और भारतीयों की जो कंसर्न है, भारतीयों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश सरकार थोड़ा रिजॉल्व कर दे, तो शायद भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
जो असंतोष है उसको निकाला जा सकता है। यानी उनका कंसेप्ट था कि भारतीयों को इस तरह से तैयार किया जाए पॉलिटिकली कि वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिल करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके और ब्रिटिश सरकार अपने रिफॉर्म्स उन भारतीय कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ में शेयर करे और वहां से फिर वो लोगों तक पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि जो विद्रोह होगा उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। उनका एक कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर शायद एओ ह्यूम ने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने उन सारे लीडर से बात की जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगठन चला रहे थे, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हो, तमाम जितने लीडर्स थे उनसे बात की और सब लोग इस बात पे सहमत थे कि हाँ भैया एक संगठन तो बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? उससे फायदा क्या मिलेगा? तो उससे फायदा ये मिलेगा कि एक नेशनल वॉइस क्रिएट हो जाएगी और हम एक नेशनल ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। हम सरकार के साथ एक नेशनल पार्टी के तौर पे बात करेंगे तो सरकार हमारी बात को ज़्यादा तवज्जो देगी। इंडिविजुअल एफर्ट लगाने से कोई मतलब नहीं। तो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि सब लोग मिल जाओ। और जब सब मिले तो हुआ ये कि चलो एक मीटिंग करते हैं। अब कांग्रेस की स्थापना के मामले में मैं अभी अगले सेशन में बात करूंगा कि कैसे एक व्यक्ति के घर कुछ लोगों की मीटिंग हुई और कांग्रेस बनी। मगर यहाँ ये समझ लो कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जब पहला सेशन 1885 में बुलाया गया तो ये सेशन पूना में होने वाला था, याद रखना। मगर पूना में प्लेग फैल गया जिसके कारण से इसकी वार्षिक सभा जो है बंबई में रखी गई और 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली मीटिंग हुई। तो प्लेस याद रखना है ना। अभी हालांकि कांग्रेस में भी हम पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस की स्थापना पे भी एक अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं। मगर बंबई का तेजपाल संस्कृत कॉलेज पहला जहां पर कांग्रेस की स्थापना की पहली मीटिंग हुई और कब हुई और कौन पहला चेयरमैन था। 72 पॉलिटिकल वर्कर्स इसमें शामिल हुए, ये भी याद रखना। 72 पॉलिटिकल वर्कर्स इस सेशन में शामिल हुए और जिनमें अधिकांश वो लोग थे या तो वकील या डॉक्टर या सरकारी जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो सरकार के प्रति आस्था रखते थे, पत्रकार लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, यानी बुद्धिजीवी, यानी क्रीम क्लास जो होती है ना, वो भारत की इसमें शामिल थी और ह्यूम चाहते भी यही थे। मगर इन सभी में 72 में एकमात्र यूरोपियन सिर्फ कौन थे? ह्यूम साहब थे। ठीक है। अब इस सेशन में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट जैसे कई सारे लोग शामिल हुए। स्थापना का उद्देश्य क्या था भैया? भारत के पढ़े लिखे लोगों को एक साथ लाना, लोगों की आवाज उठाना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, लोगों को अधिकारों के लिए जागरूक करना और ब्रिटिश रूलर्स तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। कांग्रेस में एओ ह्यूम 22 सालों तक रहे और इस 22 सालों के दौरान वो किस पद पर रहे? कांग्रेस के सचिव। ये भी याद रखना कि कांग्रेस के सचिव रहे थे वो एओ ह्यूम। अब एओ ह्यूम ने आगे क्या किया? तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, सीधा सीधा मैं बताऊं आपको कि उनको ऐसा लगता था कि भारतीय प्रशासन में ना कई सारी खामियां हैं, मतलब कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके कारण भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनको, क्योंकि प्रशासन का अनुभव था, तो प्रशासन में खामियां उनको दिखाई दी और ह्यूम ने ये कहा कि हमें कोई लीगल तरीका अपनाना चाहिए। मतलब या तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1857 की तरह पब्लिक रिवॉल्ट करें, मगर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वैधानिक मार्ग अपनाओ, एक लीगल वे अपनाओ और लीगल वे के तहत उन्होंने भारतीय प्रशासन की जितनी भी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की और पब्लिक को साथ में लाने की कोशिश की। हालांकि एओ ह्यूम की आस्था ब्रिटिश सरकार में थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के हित में काम कर रहा था, मगर उनकी आस्था थी अंग्रेजों के प्रति और अंग्रेज ही थे वो, मगर वो ऐसा अंग्रेज था जो भारतीयों के लिए पब्लिक वेलफेयर भी करना चाह रहा था। जैसे हमारे एक वायसराय आए थे लॉर्ड रिपन, जैसे उन्होंने काम किया, अंग्रेज जरूर था पर भारतीयों के लिए करना चाहता था। ये भी थी कि इनकी आस्था अंग्रेजों के प्रति थी पर ये सोशल वेलफेयर भी करना चाहते थे भारतीयों के लिए। ह्यूम ने
अंग्रेजी सरकार और भारतीय लोग, इन दोनों के बीच में ना कड़ी का काम किया। मतलब भारतीय लोग ह्यूम के थ्रू बात अंग्रेज तक पहुंचाते थे और अंग्रेज अपनी बात ह्यूम के थ्रू भारतीयों तक पहुंचाते थे। लॉर्ड डफरिन ने यही किया था। ह्यूम को ही आगे इसलिए रखा क्योंकि ह्यूम की बात अंग्रेज व्यक्ति जरूर था, मगर उसकी बात भारतीय लोग सुनते थे। अब हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार को वो समझाने में ये कामयाब रहे कि भारतीय लोग योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इनको अपने साथ जोड़े लो भैया। ब्रिटिश लोग ये मानते थे। देखो, अंग्रेज लोग जब भारत में आए ना, तो वो इस थ्योरी से चलते थे कि यार इंडियंस आर ब्लैक और दे आर बेसिकली अनकैपेबल। वो लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, उनका ऐसा मानना था अंग्रेजों का। मगर ह्यूम को लगा कि नहीं भैया, जब हम लोग यानी अंग्रेज लोग थोड़ा बहुत भी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे, भारतीय लोग तो वेद पुराण उपनिषद जैसी चीजें लिख चुके हैं। यानी अगर हमें लगता है कि हमारा इतिहास महान है, तो भारतीय लोगों की तो संस्कृति ही महान है। तो उन्हें ऐसा लगा था कि भारतीय लोगों के अंदर योग्यता है, इन्हें मौका चाहिए, और अगर इन्हें मौका मिला तो ये भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार भी होंगे और अपने लोगों के लिए काम भी करेंगे। उनका ऐसा कॉन्सेप्ट था, उनका ऐसा मानना था, और इसीलिए वो भारतीय लोगों के अधिकारों की बात हमेशा करते रहे। आगे एक पॉइंट है छोटा सा कि ह्यूम इतने महान व्यक्ति थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ह्यूम को लेकर गांधी जी भी बहुत सकारात्मक रहे, मगर ह्यूम को लेकर के ना कुछ विचार कुछ लोगों ने रखे। मतलब ह्यूम के बारे में किसने क्या कहा, यह पॉइंट मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर एक थिंकर के बारे में कुछ विचार मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तो ह्यूम के बारे में सबसे पहले लाला लाजपत राय ने क्या कहा, मैं स्टेटमेंट पूरा पढ़ता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करेगा। लाला लाजपत राय ने कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की वो बात कर रहे थे, और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। यानी भारत की गरीबी, पॉवर्टी पर उनका दिल रोता था, उनको बुरा लगता था, और सच्चाई भी है। ये कहा है किसने, लाला लाजपत राय ने। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शासन देसी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों की पूर्ति करता है। मतलब बिना दबाव के आप मांगों की पूर्ति करते हैं तो भारत की लोग दबाव ना बनाए, इससे पहले आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के सबसे बड़े नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने क्या कहा, किसके बारे में, ह्यूम के बारे में। समझते हैं। ह्यूम स्मारक सभा में, जब ये 1915-13 की बात होगी, जब ह्यूम के बारे में लंदन में उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, यानी कोई भी भारतीय कांग्रेस नहीं स्टैब्लिश कर पाता। ये बात भुला भी दी जाए कि इतने बड़े कार्य के लिए ओ ह्यूम जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। किसी भारतीय का यदि ऐसा व्यक्तित्व होता भी और वह इस आंदोलन को चलाने तक आगे आ जाता, तो सरकार उसे ऐसी संस्था नहीं बनाने देती। राजनीतिक आंदोलन उन दिनों में एक ऐसी संशय की दृष्टि से देखे जाते थे कि कांग्रेस के दमन के लिए अवश्य कोई उपाय सरकार ढूंढ निकालती। यानी ह्यूम के अलावा इन्होंने, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, मैंने सारे स्टेटमेंट दोस्तों इसलिए लिखे क्योंकि अपकमिंग आपकी मेंस एग्जाम है, और अगर एक स्टेटमेंट भी आपके काम आ गया और क्वेश्चन यहां से बन गए तो मतलब मेरी ये क्लास सक्सेस हो जाएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि गोखले साहब ने कहा था कि भैया अगर ह्यूम नहीं होते तो कांग्रेस नहीं बनती। कोई भारतीय अगर आ भी जाता तो सरकार उसको गिरा देती दबा देती। ये कंसेप्ट था ह्यूम का। ठीक है, तो इन लोगों के स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ह्यूम की भूमिका क्या है। तो ए.ओ. ह्यूम वो पहले व्यक्ति जो कांग्रेस के संस्थापक थे, किस तरह से उन्होंने भारतीयों को कन्वेंस किया, किस तरह से कांग्रेस की स्थापना की और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज होते हुए भी भारत की सेवा की, ये बात हमें याद रखना चाहिए। और ह्यूम को लेकर के जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं या मेंस में बनते हैं तो इस लेक्चर के थ्रू आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके मैगजीन, उनके न्यूज़पेपर, उनके काम। ठीक है, तो दोस्तों ये ह्यूम पर एक लेक्चर था। नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल को अब आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप जितना हो सके उतना इसको शेयर कर दीजिए,
सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, और मेरे बच्चे जितने भी हैं मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से इसको फैलाएं। इसलिए फैलाएं क्योंकि मुझे लाइव क्लास लेने के लिए आपके सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। और MPPSC की अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैंने 500 टॉपिक्स निकाले हैं जिनकी रिवीजन क्लासेस मुझे यूट्यूब पर लेना है। तो दोस्तों सब लोग अब भिड़ जाइए अपनी तैयारी में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको डेली कुछ न कुछ नोट्स और स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।